गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 13 जून है तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किए गए, साथ ही साथ निबंध के संदर्भ को भी इस यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो आज कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक को देख लेते हैं। तो भारत में बड़ी है लैंगिक असमानता, वैश्विक सूची में 129वें स्थान पर है। तो आर्थिक मंच के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो वो क्या है उसके बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे। विश्व आर्थिक मंच द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट जारी किया जाता है उसको एक नज़र देखते चलेंगे। लैंगिक असमानता क्या होता है इसकी जानकारी हम देखेंगे। लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्र क्या है उस पर प्रकाश डालेंगे और भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने के प्रयास क्या क्या किए गए हैं, लैंगिक असमानता दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं, महत्वपूर्ण 5 उपायों की हम बात करेंगे। फिर अयोध्या और पठानकोट में बनेंगे एनएसजी सेंटर, तो यह क्या उपयोगी हो सकता है, पीटी फैक्ट एस्पेक्ट को हम देखेंगे, साथ ही इसके अन्य आयामों को नज़र डालते चलेंगे। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति राज्य परिषद से संबंधित अनुच्छेद क्या होते हैं उसके सभी अनुच्छेदों को देखेंगे। अनुच्छेद 164 क्या कहता है इस संदर्भ में, मुख्यमंत्री के संदर्भ में उनको देखेंगे। साथ ही मुख्यमंत्रियों की शक्तियाँ क्या आती है, कार्य क्या होता है, तो हम विस्तृत तरीके से नज़र डालेंगे। साथ ही तपती धरती 40% बढ़ा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन, यह ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट का एक रिपोर्ट आया है। तो यह क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ावा देने में सहायक हो रहा है, इन सारे तथ्यों को जांच करेंगे। एक साल के निचले स्तर पर खुदरा महंगाई हुआ है, तो इन आंकड़ों का पीटी एस्पेक्ट से नज़र डालेंगे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से स्टार्ट होने वाला है और अंतरिम बजट जो फरवरी माह में आया था उसका पूर्ण बजट आपको 15 जुलाई से आने वाला है। तो इन सभी एस्पेक्ट को देखेंगे। फिर संपादकीय में एक नज़र डालेंगे कि बंद हो राजनीति में अपराधीकरण। तो बढ़ते अपराधीकरण के जो डाटे आ रहे हैं, हम स्वच्छ लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, पर अपराधीकरण की प्रवृत्ति लगातार देखी जा रही है और आपको यह प्रश्न यहाँ से लगातार पूछा जाता है मेंस में, तो इन सारे एस्पेक्ट को देखेंगे। फिर संसद में महिला प्रतिनिधि के बढ़ने के क्या मायने होते हैं, उसके अर्थ, उसके संदर्भ को समझेंगे। लास्ट टॉपिक देखेंगे भूखमरी और भोजन की बर्बादी। यह वैश्विक पटल पर एक रिपोर्ट आई है जिस पर हम लोग जांच पड़ताल करेंगे कि इसके अर्थ मायने क्या हो सकते हैं। तो चलिए अंत तक बने रहिएगा। तो देखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ आप युक्ति आईएएस को सपोर्ट कीजिए। इस बार कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं युक्ति आईएएस को, या कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक दिए रहते हैं, वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiis.in, वहां से भी आप लिंक प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिर इस बार कोड को स्कैन कर आप MCQ सीरीज, टेलीग्राम का MCQ सीरीज में शामिल हो सकते हैं। विभिन्न सर्टेन टाइम पर आपको MCQ कराए जाते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए बिना समय गंवाए हम टॉपिक पर आते हैं और लगातार आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए देखिए, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 2 पायदान नीचे खिसका है भारत। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक असमानता रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो इस रिपोर्ट ने कुछ बातों को स्पष्ट किया है, उसके संदर्भ को देखेंगे। भारत इस सूची में कितने स्थान पर, 129वें स्थान पर। तो यह पीटी फैक्ट आपसे डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम पहले विश्व आर्थिक मंच को देख लें, उसके बाद हम चीज़ों को कवर करेंगे। तो देखिए, विश्व आर्थिक मंच क्या है, विश्व इकोनॉमिक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय वकालत गैर सरकारी संगठन अर्थात एक प्रकार का NGO है जो क्या करता है, एक मंच देता है वैश्विक बौद्धता के लिए। वैश्विक बौद्धता, या हम बात कर सकते हैं जिसमें सभी राष्ट्र के प्रतिनिधि इस वार्षिक इसकी एक बैठक होती है देवास में, वहाँ पर क्या होता है, शामिल होते हैं लोग, अपने विचार रखते हैं। एक थिंक टैंक के तौर पर काम करता है। स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 में जर्मन इंजीनियर क्लास शवाब के द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो रिपोर्ट कौन कौन से जारी करते हैं, तो ध्यान रखिए, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो आज जारी किया गया है, कल अर्थात उसको जारी करता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट जारी करता है। यह सब पीटी फैक्ट में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, अभी हाल ही में मैंने इस पर चर्चा किया, शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है 10 तारीख के वीडियो एनालिसिस में मैंने इसे किया था। तो इस रिपोर्ट को आप लोग जाके, जो लोग नहीं देखें, जरूर देखिएगा। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट
जारी करता, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। चलिए हम रिपोर्ट पर आ जाते हैं। रिपोर्ट में कुछ बातें की गई, जैसे विश्व आर्थिक मंच बोलता है कि लैंगिक असमानता की हम बात करें, लैंगिक अंतर की बात करें तो 129वें स्थान पर भारत है। भारत जैसे बृहद लोकतंत्र के लिए क्या यह सही है, गलत है? हम सारी तथ्यों की बात करेंगे। अगर हम बात करें कि आइसलैंड में सूची में शीर्ष स्थान में बरकरार है, और जो यह रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें दक्षिण एशिया में भारत लैंगिक अंतर सूचकांक में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान के बाद 5वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान सबसे निचले पायदान पर है। यह आपके पड़ोसी मुल्कों का यह स्थिति है, तो इस आंकड़े को भी आप लोग को याद रखना है। इसके साथ स्थान पर हम बात करें, 146 देशों को इस सूची में शामिल किया, तो 146 देशों में यह भारत की स्थिति है, रैंक है। अब निचले पायदान की हम बात करें, 145वें स्थान पर पाकिस्तान आ गया। तो ये सब आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ बातें मैं इसके अतिरिक्त बात करूंगा। अगर हम बात करें कि वैश्विक सूची में राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में वैश्विक स्तर पर सूची में यह 65वें स्थान पर है भारत, अर्थात महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण अगर दिया जा रहा है तो उसमें भारत का स्थान कितना है? 35वां, इन 146 देशों में 65वां स्थान। तो यह कुछ अच्छा स्थान है। हम अगर बात करें बीते 50 वर्ष में महिला पुरुष राष्ट्राध्यक्षों के साथ समानता के मामले में 10वें स्थान पर है। यहाँ पर यह मामला भारत और भी उन्नत तकनीक से आगे आया है, उन्नत स्तर पर अपनी स्थिति को बनाए रखता है। आर्थिक और भागीदारी और अवसर मापदंडों को थोड़ा सुधार हुआ है, और साथ ही साथ शिक्षा प्रगति, राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में मामूली गिरावट आई है हालिया। और यह कहता है WEF कहता है कि भारत में आर्थिक स्कोर पिछले 4 वर्षों में ऊपर की ओर बढ़ा है। हालांकि फिर भी सुधार की आवश्यकता है। हमें यहाँ समझने की आवश्यकता होगी कि यह क्यों ऐसा होता है। भारत जैसे देश में 129वें स्थान पर आ जाता है। जब हम व्यापक समग्र तौर पर आंकड़ों को देखें तो यहाँ समझने की आवश्यकता होगी कि वैश्विक जो लैंगिक असमानता के पक्ष में बहुत सी बातें उभर कर सामने आती है। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कुछ चीज़ों को समझने की आवश्यकता होगी। जैसे वैश्विक स्तर पर असमानता हम किसे कहते हैं? लैंगिक असमानता हम किसे कहते हैं? लैंगिक असमानता हम किसे कहते हैं? ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले देखिएगा, लैंगिक असमानता साधारण अर्थ में लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव की से जुड़ा हुआ मामला, अर्थात पुरुष और महिलाओं के बीच की भेदभाव की स्थिति को बताता, अंतर की स्थिति को बताता, स्तर की स्थिति को बताता, मात्रा की स्थिति को बताता। किस मात्रा में अंतर हो रहा है, किस स्तर पर अंतर हो रहा है, दोनों के बीच अंतर है, या हम किस रूप से अंतर कर रहे हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर। ये सब मामले से जुड़े होते हैं। परंपरागत रूप से हम देखें तो समाज में महिलाओं को कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता है, वंचित वर्गों के तौर पर देखा जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो किसके वर्ग में? वंचित वर्गों में। अगर घर और समाज दोनों के जगहों पर हम देखें तो शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित के तौर पर हम देखते हैं लैंगिक असमानता। और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया के हर जगह प्रचलित है। ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही स्थिति है। हाँ, मात्रा के स्तर पर अंतर हो सकता है, पर लैंगिक असमानता के स्तर हर जगह, हर स्थान पर। तभी तो आप देखते हैं अमेरिका जैसा देश जो लोकतांत्रिक, आधुनिक लोकतांत्रिक का होने का दावा करता है, देश होने का दावा, वहाँ पर अभी लैंगिक समानता के मामले में अभी वो अपना राष्ट्रपति तक नहीं चुन पाया है। हाँ, वो राष्ट्रपति जरूर है, पर राष्ट्रपति नहीं चुन पाया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्या इसके चुन लेने मात्र से लैंगिक समानता आ जाएगी? नहीं, इसके चुन लेने मात्र से भारत में बहुत से राष्ट्रपति हुए हैं। अब ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री व राष्ट्राध्यक्ष हुए हैं। तो राष्ट्राध्यक्ष अगर किसी लोकतांत्रिक देश की हम बात करें, उसका अगर राष्ट्र का अध्यक्ष महिला हो जब चुनी जाती है, समान रूप से जब उसके राजनीतिक प्रवृत्ति बन जाती है, उसके कार्यक्रम के भाग बन जाता है, और समान रूप से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होती है, तो क्या करती है? निर्णयन क्षमता उसमें डेवलप होता है। महिलाओं में निर्णयन क्षमता डेवलप होता है। हम सभी चीज़ें दे देंगे, पर निर्णयन क्षमता अर्थात निर्णय लेने की क्षमता जब तक नहीं देंगे महिलाओं में, आप आर्थिक रूप से कितना भी सशक्त कर दीजिए, राजनीतिक रूप से कितना भी सशक्त कर दीजिए, या प्रशासनिक रूप से कितना भी सशक्त कर दीजिए, आप इन सब चीज़ों को समान रूप से नहीं ला सकते हैं। जब हम लैंगिक असमानता और समानता के अंतर को देखें तो यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि जब हम आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में समान व्यवहार की बात करते हैं ना, समान आचरण का बात करते हैं, किस स्तर पर?
मात्रा के स्तर पर, ठीक है, और स्तर में कि किस स्तर पर इसे समान होना चाहिए, कितनी मात्रा में होनी चाहिए। तो लैंगिक समानता के विभिन्न क्षेत्रों के तौर पर हम इसे देखते हैं। अब राजनीतिक रूप से सशक्त करने का अर्थ यह नहीं कि पूर्ण समानता आ जाएगी। आर्थिक रूप से हम आर्थिक रूप से सशक्त कर देते हैं तो पूर्ण समानता के स्तर प्राप्त होंगे, यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। जैसे अमेरिका की हम बात करें, या हम अभी हाल ही में आपने एक सुना होगा, बीसीसीआई और न्यूजीलैंड ने क्या किया, अपने खिलाड़ियों को क्या किया है, समान वेतन की बात की है। सोच के देखिए, हम 21वीं सदी के किस दौर में गुजर रहे हैं और वहाँ पर अभी समान कार्य के लिए समान वेतन की बात हो रही है। अर्थात पुरुष भी खेलते हैं तो उनको उतना ही पैसा मिलेगा, महिला खिलाड़ियों को भी उतना ही पैसा मिलेगा। पर यह कहीं ना कहीं अन्य राष्ट्रों में तो कमी है ना। अभी भी हम आर्थिक रूप से बात करें, महिलाओं में भागीदारी की बात करें, प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर या सामाजिक क्षेत्र में, कहने का मतलब घर परिवार समाज के स्तर पर हम बात करें तो समानता की तो बात करते हैं, पर जब तक हम समानता की स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते, महिला भी नहीं प्राप्त कर सकती, महिला भी अपने महिलाओं साथियों के साथ भेदभाव करती है। ऐसा नहीं केवल पुरुष ही करते हैं, और केवल पुरुष को एक तरफे नज़रिए से देखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर बहुपक्षीय नज़रिए आपको अपनाने की आवश्यकता है कि महिला का असमानता किस स्तर पर होता है, असमानता किस स्तर पर। क्या आपको लगता है जिस कंपनी में महिला सीईओ है या महिला मालिक है, तो क्या उस कंपनी में महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होता होगा? बिल्कुल होता है, क्योंकि यह नेचर प्रवृत्ति में बदली हुई होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि हम जब राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में समानता के स्तर की बात करें तो यहाँ पर निर्णयन आपका होना चाहिए, निर्णयन क्षमता कितना है, इस आधार पर आंकने की आवश्यकता। और इसकी कमी हर जगह, हर देश में, हर स्तर पर आपको देखने पर हर जगह होता है, हर देश में है, हर देश में और हर स्तर पर आपको देखने को मिलेगा, स्तर पर देखने को मिलेगा। और जब मैं इंटरव्यू बोर्ड में रहता हूँ तो बहुत से अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी में जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिला समानता की बात होती है, तो यहाँ पर इस चीज़ की उनके जवाबों में कमी होती है कि निर्णय क्षमता उसमें हर स्तर पर होना, हर जगह होना चाहिए, हर देश में हर स्तर पर। वो सारी बातें कहेंगे जो महिला असमानता के बारे में बात होती है। तो आप लोग आज के बाद इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ऐड ऑन करने की आवश्यकता है। अगर भारत में लैंगिक असमानता दूर करने का हम प्रयास की बात करें तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिको का एक कार्य योजना 1975 है, नैरोबी जो है अग्रदर्शी जो रणनीतियाँ हैं 1985, लैंगिक समानता और विकास के लिए शांति और संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र जो 21वीं सदी में अंगीकृत किया गया था, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को क्रियान्वित करने के लिए भारत और कार्रवाई के पहले जैसी लैंगिक समानता के वैश्विक पहलों की अभिपुष्टि करता है, अर्थात समर्थन करता देश है, पुष्टि करता देश है। तो भारत वैश्विक जो समझौते होते हैं उसके भी पक्षकार के तौर पर है। साथ ही साथ हम भारत की बात करें भारतीय स्तर पर तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्पलाइन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, माइक्रो इकोनॉमी में हम बात करें, इकोनॉमिक्स में बात करें तो जब आपको मुद्रा लोन दिया जाता, महिलाओं को सशक्त करने, महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही थी। इंदिरा आवास योजना जो बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना आई तो उसमें महिलाओं की भागीदारी की बात करिए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जब ज़मीनों का जब मालिकाना हक मिल रहा है तो महिलाओं की भागीदारी आ रही है। एक रिपोर्ट में जब मैंने आप लोगों को, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 2 माह पहले मैंने इस पर एक रिपोर्ट भी आप लोगों को दिया था जिसमें महिलाओं में ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा, महिलाओं को ज़मीन मालिकाना हक मिल रहा है ज़मीन का। तो इस तरीके से लोगों में अभी बदलाव दिखने को मिल रहे हैं। तो ये असमानता को दूर करने के प्रयास है। अगर हम आर्थिक बजट की और भी बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है तो मुद्रा और अन्य महिला केंद्रित योजना चलाई गई। आपको सीबीसी योजना आप देखते होंगे या तो सहायिका योजना देखते हैं। इसी प्रकार से आप देखते हैं आपको एनजीओ चलाया जाता है। आपको जीविका योजना का नाम सुने होंगे। जीविका योजना में महिलाओं की भागीदारी को और भी मजबूत किया है और भी उन्नत किया। एमएसएमई में महिला भागीदारी की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से आप चीज़ें देख सकते हैं। महिला असमानता दूर करने के बहुत से प्रयास किए जाए। लैंगिक असमानता दूर करने के लिए कानूनी तौर प्रावधानों को भी अलावा किसी
देश के बजट में महिला सशक्तिकरण और शिशु कल्याण के लिए धन आवंटन का उल्लेख जेंडर बजटिंग में कहा जाता है। तो आपको देखने को मिलता होगा जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट। तो यह 2005 में भारत में औपचारिक रूप से वित्तीय बजट जेंडर उत्तरदायी बजट अर्थात GRB जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग आपको किया गया, जहां से जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट आया। GRI का उद्देश्य क्या रहा? राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी चिंताओं का समाधान करता, अर्थात जेंडर इक्वलिटी की बात की गई थी यहाँ पर। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, लैंगिक असमानता दूर करने के 5 मुख्य चिंताओं पर काम करने की आवश्यकता। सबसे पहली, महिलाओं और पुरुषों के समान शिक्षा के तक पहुंच बनानी, अर्थात जब तक हम शिक्षा में समान पहुंच नहीं बनाएंगे तब तक हम आने वाले या अगले स्तर के बदलाव की बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए बदलाव अगर करनी है समान रूप से सभी स्तरों पर सभी मात्राओं में तो ध्यान रखिएगा, हमको सबसे पहले शिक्षा पर वर्क करना होगा। शिक्षा में पहुंच, जिसमें बिहार सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई थी, पोशाक योजना, साइकिल योजना, आप देखते होंगे बहुत ही रोड मैप आपको यह काम किया महिलाओं की उन्नति के लिए। तो बिहार में महिला भागीदारी का योगदान आप इसके स्पष्ट देख सकते। इसलिए शिक्षा में पहुंच स्थापित करने की होगी। महिलाओं के द्वारा सत्ता में आने, आर्थिक सफलता प्राप्त करने के अवसर और भी प्रदान करने होंगे। उसके साथ निर्णय क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता होगी। हर क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और यौन उत्पीड़न रोकने की आवश्यकता, ताकि महिला सशक्त होकर अपनी आकांक्षाओं को पूर्ति कर सके। इसलिए यह जरूरी है महिला अधिकारों के प्रति महिलाओं को जागरूक करना। अब यह मैं क्यों लिखा, यहाँ धन्य आपको समझने की आवश्यकता है। जब मैं इंटरव्यू बोर्ड में आपको किसी कोचिंग संस्थान में इंटरव्यू बोर्ड में जब बोर्ड का मेंबर बना रहता है, तो वहाँ पर अगर 10 महिला आई हैं ना, 10 में से 9 महिला कैंडिडेट जानते हैं आपको आपके मौलिक अधिकार क्या है, महिलाओं को किस रूप से आपको अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार के तौर पर, मौलिक FR के तौर पर, फंडामेंटल राइट के तौर पर और आपको लॉ के तौर पर, यही बताने में असक्षम होती। तो सोच के देखिए, महिला ही जब अपने प्रति जागरूक नहीं होंगी तो महिला समानता की कब बात करेगी। ऐसे ही आपको समझने की आवश्यकता होगी। और इसके लिए मैंने आप लोगों को वीडियो भी जब इंटरव्यू का कुछ वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर किया, तो उसे देखिएगा, उसमें भी यह प्रश्न जरूर होगा। और जब भी महिला कैंडिडेट होती सबसे पहला मेरा प्रश्न यही होता है। इसलिए जब आप सशक्तिकरण की बात करते हैं तो किताबी और बनावटी नहीं होना चाहिए, उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए कि नहीं हम सुधार करना चाहते हैं, इस प्रकार के बदलाव करना चाहते हैं। तो ये सब कारण आपको देखने को मिलता है। और ये प्रत्येक स्तर पर है, प्रत्येक महिला, ऐसा नहीं कि रेंडमली आपसे पूछ लिया जाए। अभी भी कमेंट सेक्शन में बिना सर्च किए आप मुझे बताइए आपको कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार प्राप्त है, संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, धानिक अधिकार प्राप्त हैं, साथ ही साथ कौन कौन से कानूनन अधिकार प्राप्त है। 3 अधिकार मुझे बताइएगा बिना सर्च किए हुए। अगर ईमानदार आप हैं तो देखिएगा, आप फंस जाइएगा इस मैटर में, क्योंकि सारे मामले आपको जानकारी है ही नहीं। कुछ महत्वपूर्ण मामले आपको जरूर, महत्वपूर्ण निर्णय आपको याद होंगे। अब बाल विवाह, जल्द विवाह की धारणा समाप्त करने की आवश्यकता है या उसे कम करने की आवश्यकता है। देखते हैं गाँव में जल्दी महिलाओं की शादी कर देते हैं, 18 साल जैसे ही पूरा होता है या उससे पहले भी शादी कर दी जाती है। तो ये सब चीज़ धारणाएं समाप्त करने की आवश्यकता है, अवसर देने की आवश्यकता, अर्थात अवसर की पहुंच स्थापित करनी होती। चलिए नेक्स्ट दूसरे न्यूज़ पर हम आते हैं। जो अयोध्या है और पठानकोट में बनेंगे NSG सेंटर। देखिए NSG सेंटर जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, जिसे जल्द ही अयोध्या पठानकोट में अपनी एक इकाई खोलेगी। इकाई मतलब जहां पर आप वहां पर अपने एक ब्रांच को तौर पर देखते हैं। अब देखिएगा, यह एक यूनिट की स्थापना कहाँ करेगा? केरल में भी एक यूनिट की स्थापना करेगा। अब ध्यान रखिएगा, इसके तहत भारत में अभी तक कहाँ इसके NSG के कुल 8 केंद्र हैं, जिसमें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, गांधीनगर में NSG के 5 क्षेत्रीय केंद्र और आपको यहाँ पर स्थापित है। तो इस प्रकार से PT फैक्ट आपको याद रखने हैं, ताकि जब भी किसी प्रकार का प्रश्न पूछे, देश में किसी प्रकार का अपडेट आए तो आपको उसके तहत आप जागरूक रहें। चलिए आगे हम बात करें। देखिए 3 राज्यों में मुख्यमंत्री का चयन हो चुका है, उनका शपथ समारोह 2 में हो गया, एक जगह भी आज होगा। तो चंद्रबाबू नायडू बने चौथी बार मुख्यमंत्री, किस राज्य के? आंध्र प्रदेश के। तो आपको यहाँ से याद रखना है। मोहन चरण मांझी ने ली मुख्यमंत्री की शपथ, उड़ीसा में बनी भाजपा की पहली सरकार। और आप लोग को केस स्टडी है मोहन चरण सिंह मांझी का जीवनी, जरूर आप पढ़िएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। कोई एक व्यक्ति निचले स्तर से किसी राज्य का
कैसे कर्ता धर्ता बनता है, कर्ता धर्ता बनता है। जब ये बन सकते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति कुछ भी करा सकती है। इनके जीवन शक्ति को जरूर आप पढ़िएगा, किस प्रकार से इन्होंने वर्तमान स्थिति को प्राप्त किया है। देखिए सफलता है ना, सेज पर नहीं मिला करते। सफलता हमेशा कांटों से घिरा वो रास्ते पर होता है, जहाँ पर आपको बार बार आपको चुभेगा वो पैर पर असफलताओं के असफलता के रूप में। और जो सफलता का मार्ग आपको मिलेगा ना, वो केवल आपके मेहनत और आपके कार्य क्षमता पर ही डिपेंड करेगा। आपकी क्षमता क्या है और कार्य करने की प्रवृत्ति क्या है। इसलिए आप हल्के में मत लीजिए हर चीज़ को, कि आपको जो चीज़ें प्रोवाइड किया जा रही है चलिए हमको ईजी में है। जब तक लगातार आप प्रयास नहीं कीजिए, आप इनसे सीखिए। 1 सेकेंड आप इनसे सीखिए, मोहन चरण मांझी जी से कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। पेमा खांडू बनेंगे लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो आज लेंगे शपथ वो। तो 3 राज्यों में मुख्यमंत्री शपथ लिए हैं, तो आपको क्या करना है, पीटी अपडेट कर लेना है। ठीक है ना, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा है। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में बताएं तीनों राज्यों के राज्यपाल कौन कौन है, क्योंकि जहाँ से मुख्यमंत्री का हलचल आता है वहाँ राज्यपाल भी आपसे प्रश्न पूछता है। क्लियर है, चलिए कमेंट सेक्शन में ये सब बता दीजिए, छोटी छोटी बातें आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए राज्य मंत्री परिषद संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। जैसे 163 क्या कहता है, 163 कहता है राज्यपाल की सहायता के लिए क्या सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। उसके अतिरिक्त 164 क्या कहता है, मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान करता है। 166 किसी राज्य की सरकार के कार्य का संचालन कैसे होगा उसकी चर्चा करता है। 167 राज्यपाल की सूचना अग्रेषण करने के रूप में मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या होगा इसकी चर्चा करता है। और 164 अनुच्छेद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ पर मंत्री परिषद की चर्चा की गई है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा करेंगे, राज्यपाल करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। अर्थात मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 के अनुसार राज्यपाल ही करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको पीटी फैक्ट ये सब जानकारी होनी चाहिए। राज्यपाल के प्रसाद पर्यटन मंत्री का पद धारण करेंगे। यह कहने का अर्थ है जब चुनी हुई सरकार बहुमत में होती है तब तक सरकार आपको यहाँ पर सरकार बनाई रहती है राज्य के विधानमंडल में। पर प्रसाद पत्र कहने का मतलब है यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व की बात होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व के अर्थ में राज्यपाल ही सारे कर्तव्य का निष्ठा होता है। अगर मंत्री परिषद किसी एक या सामूहिक रूप से इसका उल्लंघन किया जाता है, उसके कार्य और दायित्व का संविधान का उल्लंघन किया जाता है, तो राज्यपाल उसे क्या कर सकता है, पद से हटा सकता है, पदच्युत कर सकता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यटन पद धारण करता है। कि समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्री परिषद ध्यान रखिएगा, 1 सेकेंड, देखिए यहाँ थोड़ा सा स्कोरिंग का दिक्कत हो जाता है। हाँ, तो जब यहाँ मंत्री परिषद की बात करें तो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत तौर पर। ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत तौर पर ध्यान रखिएगा, सामूहिक और व्यक्तिगत, सामूहिक प्लस व्यक्तिगत जो धारणा है ना, वो मूल रूप से क्या है, लोकतांत्रिक स्वरूप में लोकतांत्रिक धारणा को विकसित करती है, जहाँ पर उत्तरदायी की बात होती है, जवाबदेहिता की बात होती है, कर्तव्यनिष्ठा की बात होती है। आप कर्तव्यनिष्ठ क्या कितने हैं, उत्तरदायी कितने हैं, या फिर उसके बाद जवाबदेहिता आप में कितनी है सरकार के प्रति, ये सब धारणा होती है। तो राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत तौर पर और विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। चलिए आगे हम बात करेंगे, आगे इसके अतिरिक्त बात करें तो ध्यान रखिएगा मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और क्या क्या है मंत्री परिषद के संबंध में। तो वह राज्यपाल के किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने की सलाह दे सकता है, किसी भी व्यक्ति को। अब सीएम के सलाह पर, मुख्यमंत्री के सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। अब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, अब आवंटन करना, फेरबदल करना सब मुख्यमंत्री के निर्देश पर, इसके सलाह पर ही होता है। मतभेद की स्थिति में वह मंत्री से इस्तीफे देने के लिए कह सकता है और वो राज्यपाल के बिहाफ में वो क्या करेगा, मंत्री पद से इस्तीफा देगा। सभी मंत्रियों की गतिविधियों को निर्देशित, मार्गदर्शन और नियंत्रित करना आपको मंत्री परिषद के मुख्यमंत्री का ये
महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगर वो मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो पूरे मंत्रिमंडल इस्तीफा देना होता है। इसलिए इसे बोला जाता है कि जहाज का कैप्टन इसे बोला जाता है, जैसे प्रधानमंत्री को बोला जाता है, उसी तरह राज्य के स्तर पर जो जहाज है मंत्रिपरिषद का, उसका ये कैप्टन होता है मुख्यमंत्री। अगर वो डूबा तो सब डूब गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, राज्यपाल के संदर्भ में उसके कर्तव्य क्या है, शक्तियां क्या है, उसे ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल या राज्य परिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल के संबंध में कार्य इस प्रकार उसे निर्देशित करने होते हैं। राज्य के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय, मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेगी विधानसभा में, हम उसके सीएम को, राज्यपाल को बताना होता है, अनुगृहित करना होता है। जब भी राज्यपाल दिए गए निर्णय प्रशासन के संबंध में कोई जानकारी मांगता है तो सीएम अर्थात मुख्यमंत्री को उन्हें जानकारी देने का आपको क्या होगा, जानकारी करना अनिवार्य होगा, या अपने प्रतिनिधियों के द्वारा उसे क्या कर सकते हैं, जानकारी दिलवा सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे जब कैबिनेट के विचार के बिना कोई निर्णय लिया गया हो तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद से विचार करने के लिए कह सकता है, अर्थात उसे पूर्ण विचार करने के लिए बातें कर सकता है। अब मुख्यमंत्री अटॉर्नी जनरल की बात करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों या राज्य चुनाव आयोग आदि जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल को सलाह देता है, मुख्यमंत्री ही सलाह देगा। तो इस प्रकार के जो संवैधानिक पद है उसकी नियुक्ति में कहीं ना कहीं आप मुख्यमंत्री की भूमिका को देख सकते हैं। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में इसकी भूमिका क्या है, सभी नीतियों की घोषणा के द्वारा सदन के पटल पर रखना, अर्थात जो विधानमंडल है, विधानमंडल किससे बनता है, 2 लोगों से बनता है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर विधानमंडल विधानसभा राज्यपाल से है तो उसे बोलेंगे, राज्यपाल से है तो उसे क्या कहेंगे, विधानमंडल। और जहाँ किन्हीं राज्यों में विधान परिषद भी है तो हम उसे विधानमंडल कहेंगे, इन तीनों से। अब ध्यान रखिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किन किन राज्यों में विधान परिषद है अभी वर्तमान में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए आगे हम बात करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो वह राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश करता है, और उसके अतिरिक्त वह समय समय पर विधानसभा के सत्र बुलाने, स्थगित करने संबंधी सलाह दे सकता है, मांग सकता है, या किसी रूप से वह मंत्रिपरिषद विधानमंडल को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। अन्य कार्य के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे वह जमीनी स्तर पर लोगों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखता है, उनकी समस्याओं के समाधान जानने का अधिकार रखता है, विधानसभा के पटल पर नीतियों को ला सकता है, या हम बात करें जैसे जनता के दरबार के तौर पर, दरबार प्रमुख के तौर पर वो कार्य करता है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे, वह राज्य योजना जो के अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग, योजना आयोग लगा दिया है, राज्य योजना आयोग जो होते हैं उसके अध्यक्ष के तौर पर भी काम करते हैं। इसके अतिरिक्त वह 1 वर्ष की अवधि में रोटेशन से संबंधित क्षेत्रीय परिषद जो होता है उसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा क्षेत्रीय परिषद का चर्चा कहाँ पर किया गया, संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, और यह किस प्रकार का संवैधानिक प्रावधान करता है या संवैधानोत्तर प्रावधान करता है, आप मुझे यह बताइएगा। अभी तक वर्तमान में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं। चलिए आगे हम बात करें, आपातकाल के दौरान वो राज्य के संकट प्रबंधक के तौर पर भी कार्य करता है। संकट प्रबंधक कहने का मतलब किसी प्रकार का आपातकाल राष्ट्रीय स्तर पर लगा है, राष्ट्रीय आपात में आपको 3 प्रकार के आपातकाल की प्रावधान है, उसमें उस दौरान संकट प्रबंधक के तौर पर राज्य की भूमिका में यह रहता है। अब हम इसके अतिरिक्त बात करेंगे। चलिए, हिंदी पेपर न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिलता है, इसके लिए 1 रुपया पेड नहीं करना है, पर इसके की नोट्स प्राप्त करने के लिए, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू और इन की नोट्स प्राप्त करने के लिए, प्लस वीकली टेस्ट में भाग लेने के लिए संडे को होता है 11 AM में आपको यह टेस्ट होता है। तो आप इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए 599 प्लस टैक्स जो 614 के आसपास आपको पड़ेगा, और 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़रूर आप इसमें शामिल होइए। अगर आपको लगता है करंट में आपको दिक्कत हो रही है या उससे स्टैटिक पार्ट जब आप कवर नहीं कर पाते तो ज़रूर इस पैकेज को परचेज कर सकते हैं, बहुत बड़ी राशि नहीं है। चलिए आगे हम बात करेंगे, एक रिपोर्ट की बात करेंगे जिसमें ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा अध्ययन किया गया, एक रिपोर्ट लाया गया जिसमें वह अध्ययन कहता है कि तपती धरती 40% बढ़ा है नाइट्रस ऑक्साइड। हम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर, हम कमी करेंगे, हम पेरिस समझौता से लेकर COP28 तक पहुंच गए हैं, फिर भी क्या है
हम कहीं ना कहीं वहीं पर अटके हुए हैं कि एक समस्या का समाधान कैसे होगा। लोगों के बिहेवियर चेंज नहीं हो रहे, शासन जो संस्थाएं उसके बिहेवियर चेंज नहीं हो रहे। साथ ही साथ हम बात करें वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य योजना पद्धति है वो भी कहीं ना कहीं वही ढाक के 3 पात वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलता है। तो यहाँ पर जब पृथ्वी गर्म करने वाले नाइट्रस ऑक्साइड N2O की जब चर्चा होती है उत्सर्जन में, वर्ष 1980 से 2020 में 40% की वृद्धि हुई। इस गैस के उत्सर्जन में चीन सबसे बड़ा हिस्सेदार है, उसके बाद भारत है, अमेरिका है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इसकी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल कार्बन जो प्रोजेक्ट है, और ध्यान रखिएगा जनसत्ता हमेशा रिपोर्ट लिखता है तो उसे रिपोर्ट समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो जलवायु जो वैज्ञानिक है एक समूह के द्वारा ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा किए गए एक अध्ययन में पिछले 74% नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन कृषि में नाइट्रोजनो उर्वरकों के प्रयोग और पशु खादों के तौर पर हुआ है। तो आपसे पीटी फैक्ट में पूछेगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O का उत्सर्जन करता सबसे ज़्यादा क्या है, तो आपको क्या लिखना है, कृषि में नाइट्रोजन उर्वरक और पशु खाद में उपयोग जो किए जाते हैं उससे हुआ है। तो हालिया रिपोर्ट आपको यहाँ से होता है। अब इसके अध्ययन के अनुसार नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन शीर्ष 10 देशों में चीन है, भारत है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, रूस है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, तुर्की है, कनाडा है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ से पीटी फैक्ट आपको प्रश्न पूछ सकता है, N2O के उत्सर्जन में सर्वाधिक 5 देश कौन कौन से हैं, तो भारत उसमें शामिल है। तो आपको या द्वितीय सबसे बड़ा कौन है, भारत है। तो यह भी आपको योगदानकर्ता के तौर पर पूछ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बाद नाइट्रस तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ग्रीन गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। ये सब चीज़ें आसान चीज़ें आप बता सकते हैं। इसके हानि क्या है, अगर ग्रीन हाउस गैस बढ़ जाएगा वातावरण में, इसका हानि क्या होता है, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन के बाद नाइट्रस ऑक्साइड सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ा देती है। तो यह कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के लिए जो चिंताएं हैं और भी रेखांकित, CO2 का स्तर ऐसे ही बढ़ा हुआ, मीथेन हम ऐसे ही बढ़ाए हुए, नाइट्रस ऑक्साइड की भी मात्रा का संबंधित रिपोर्ट आ गया है। तो आप समझिए कि हम जब व्यक्ति, संस्था और सरकार की एजेंसियां जब काम ठीक से नहीं करेगी, अपने दायित्व को नहीं समझेगी, सरकार के ही प्रति हम लोग छोड़ देंगे, तो ज़रूर है आपको 50% डिग्री सेंटीग्रेड जो सेल्सियस पर जो तापमान है उसके भोगीकर्ता बने। एकदम डिफिनिट है, वो कोई नहीं हो सकता। हम और आपको स्पेशल कैटेगरी के व्यक्ति नहीं है। जब आप स्वयं पर स्तर पर नहीं उत्सर्जन कम करवाइएगा या सपोर्ट नहीं कीजिएगा सरकार को, तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी। ये केवल किताबी ज्ञान आपको मिलता रहेगा और हम भी आपको रिपोर्ट के आंकड़े देते रहेंगे। तो जिम्मेदार बनिए, सशक्त बनिए, ठीक है ना, क्योंकि जीना आपको है पंखे के, गर्म पंखे के नीचे। अब है मिट्टी पानी हवा की प्रदूषित करती है। अब यह क्या करता है, ओजोन परत को नुकसान करता है, N2O नाइट्रस जो ऑक्साइड है। ग्रीन गैस उत्सर्जन की वृद्धि से पहले पृथ्वी की सतत औसत तापमान 1850 से लेकर 1900 औसत तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। आंकड़े और भी बेवा आएंगे जब अगला डाटा आएगा। तो अब इसी तरीके से आप लोगों को आंकड़े इकट्ठे कर लेने हैं, ठीक है ना। अगर हम वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता वर्ष 2022 में प्रति अरब 336वें भाग तक पहुंच गई है, जो 85 से 1900 के तुलना में 25% अधिक है। तो अब समझ के देखिएगा आंकड़े कैसे बदले हैं, जिससे जैसे ही गर्मी थोड़ी बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ने के और भी कारण है ना, केवल अल नीनो का प्रभाव थोड़ी है। जलवायु परिवर्तन में मानवीय और जो प्राकृतिक दबाव झेल रहा है पृथ्वी, उसमें क्या होगा, यही सब होने वाला है। तो थोड़ा सा आलोचना है, मज़ा ले लेना चाहिए हमको, आपको भी। अब देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट है, इसमें इसका पीटी फैक्ट आप लोग को निकालना है कि 1 साल के निचले स्तर पर खुदरा महंगाई। इस पर मैं जब भी खुदरा महंगाई की बात आता है विस्तृत नोट्स दे रखा है, तो आपको विस्तृत नोट जानकारी के लिए पहले के वीडियो जाके देखिएगा। लिस्ट 1-2 दिन में मैं जारी कर दूंगा, जहां पर आपको लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ भी आप बने रह सकते हैं। अपना भी लिस्ट बनाइए, डेली न्यूज़ का जो इंडेक्स होता है ज़रूर बनाइए, उससे लाभ आपको मिलेगा। फटाफट देखिएगा खुदरा मूल्य की चर्चा कब हुई है, जाके वहाँ से सारे डाटा कलेक्ट कर लीजिएगा। बस अपडेट कर देना है वर्तमान आंकड़े को, ठीक है ना। चलिए
उड़ीसा में सबसे अधिक तो दिल्ली में सबसे कम रही महंगाई, आंकड़े दिए गए हैं। अगर हम इसके अतिरिक्त बात करें राज्यों के स्तर पर आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, राजस्थान जैसे क्षेत्र में मुद्रास्फीति जो है, मुद्रास्फीति राष्ट्रीय स्तर 4.75 से अधिक रही है। यह उड़ीसा में 6.25% है, दिल्ली में सबसे कम 1.99% है मुद्रास्फीति। अब मूल्यों में वृद्धि होती है जिससे मुद्रास्फीति के तौर पर देखते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। पीटी फैक्ट है यह भी। पीटी फैक्ट देखिएगा, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से होगा। 15 जुलाई से आपको बजट प्रस्तुत किया जाएगा, पूर्ण बजट है ना। अंतरिम बजट आपको फरवरी में आया था, इसलिए क्योंकि सरकार परिवर्तन होने वाला था, सरकार नया सरकार गठन हो गया, तो पूर्ण बजट आपको 15 जुलाई को आएगा। उससे पहले 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र है आपको 24 जून को होगा, तो 24 जून के संदर्भ में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, पीटी फैक्ट के तौर पर आप देख सकते हैं। संयुक्त बैठक संबोधित करेगी 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया जाएगा संसद में। 3 जुलाई को समाप्त होने वाले लोकसभा पहले सत्र में सरकारी कामकाज का खास एजेंडा नहीं रखा गया। तब इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। बंद हो या संपादकीय में देखिएगा, ये प्रीलिम्स से, यह बहुत है। यह आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में, यूपी पीसीएस के जीएस पेपर 2 में और बीपीएससी के जीएस पेपर 1 और 2 दोनों जगह यह आएगा आपको, जहाँ पर पॉलिटी के साथ साथ करंट के क्वेश्चन भी आपको राष्ट्रीय स्तर पर पूछे जाते हैं। तो बीपीएससी में थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़ा अलग है, तो थोड़ा सा इसका स्वेग अलग है, तो थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करने की आवश्यकता है। तो देखिए, बंद हो राजनीति में अपराधीकरण। हम राजनीति में अपराधीकरण की बात 1960-70 के दशक से ही कर रहे हैं कि राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण को कैसे कम किया जाए। यह जो 2 मुद्दे हैं ना, बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं और इसके बहुत से कारक हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि राजनीति में अपराधीकरण की मौन स्वीकृति जनता क्यों देती है, मौन स्वीकृति क्यों देती है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि मान लीजिए एक्स कोई व्यक्ति है, जनता यहाँ पर बहुत से जनता है, छोटी छोटी जनता है बेचारी, बहुत भोली अनजानी जनता है, बहुत सी जनता है, उसको पता है यह मर्डरर है, यह किसी प्रकार से अनैतिक काम करता है, इसके पास ब्लैक मनी बहुत है, बहुत रुतबा और सभी चीज़ें हैं, फिर भी वो जीत के लोकसभा चुनाव या राज्यसभा के जब चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, चुनावों में जीत कर जाता है। तो आप जब जनता इसे जानती है तो फिर भी इसको क्यों जीत मिल जाती है? क्या कानून ही केवल रोकेगा? क्या व्यक्ति विशेष इसे नहीं रोक सकता, या जनता हम जिससे बात करते हैं? तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। आज के बाद अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्या कारण है जिसमें जनता जानते हुए भी राजनीति में अपराधीकरण हो रहा, राजनीति में लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की भागीदारी हो रही है, जब ये जीत के आते हैं तो कोई किसी भी पार्टी XYZ, सभी में इस प्रकार के XYZ जो भी बातें हो पार्टियों की, सभी पार्टियों में इसकी भूमिका होती है। ऐसा क्या कारण है? इसको कभी आप लोगों ने सोचा है? नहीं सोचा है तो आज ज़रूर सोचिए। जैसे आज़ादी के दौर में आप देखते होंगे, ये कॉन्सेप्ट है, आज़ादी के दौर में देखते होंगे जब अंग्रेज़ी हुकूमत की बात हो, जब वो दबाव डालता था जनता पर या किसी प्रकार से क्या करता था, जुल्म करता था, तो आम जनता किसके पास जाती थी? आम जनता पहले जो एक होता ना, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में उदारवादी और उग्रवादी कॉन्सेप्ट था, उग्रवादी और उदारवादी नेताओं की भूमिका थी। तो शुरुआती दौर में ये जनता, इनसे जब जुल्म होता था इनके पास जाते थे, तो ये लंबा वक्त लेते थे उनके मामलों को सुलझाने में। किसी प्रकार से राजनीतिक प्रदर्शन करते थे, मांग रखते थे, कई मामलों में उनको सफलता भी मिलती थी, बाकी मामलों में असफल रहते थे। तो क्या होता था कि जनता इनके प्रति झुकाव इनका हुआ उस दौर में। जैसे ही उग्रवादी, या हम बात करें जब उग्रवादी के साथ साथ हम अत्यंत तीव्रवादी प्रवृत्ति के नेताओं का जब उद्भव हुआ, तो जनता को फटाफट आपको क्या हुआ, किसी भी जनता के द्वारा समाधान ढूंढने के लिए, किसी समस्या का समाधान इन लोगों के पास गया, इन्होंने क्या किया,
अंग्रेजी हुकूमत के प्रति विद्रोह कर दिया, धरना प्रदर्शन के बजाय मारपीट या किसी प्रकार की ऐसी स्थितियों को ला दिया जिससे वो डर के या दबाव में आकर उसके जुल्म को कम कर दिया या उसकी जनता के समाधान को मार्ग को ढूंढ दिया। तो ये जनता अचानक इस प्रकार की जो जनता थी इधर शिफ्ट हो गई, और इधर शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर त्वरित न्याय होता है, त्वरित न्याय मिला उसे। तो उन सभी जनताओं को लगा कि इस प्रकार की प्रवृत्ति की जो नेता है ना, हमारी समस्या का समाधान जल्द ढूंढेगा और इस प्रकार के जो दबंग सत्ता है उसको झुकाने का काम करेगा। इसलिए देखते होंगे कि जब इसका दौर चला तो अचानक आंदोलन में इसकी भूमिका बढ़ गई। अब इसे इस नज़रिए से नहीं समझना, नेगेटिव सेंस से। आज़ादी के समय तो बेहतर यह था, आज़ादी के समय तो बेहतर तकनीक था यह, और यह तकनीक सफल भी रहा, तभी तो हमें आज़ादी के लिए इनके योगदान को कम नहीं आंकते। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जब सेना का निर्माण करके भारतीय सेना सीमा के पास आए तो अंग्रेजी हुकूमत डर गई। ये सब कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। पर आज़ादी के बाद क्या हुआ? आज़ादी के बाद आज़ादी के बाद क्या हुआ? यही प्रवृत्ति जब आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ हुआ, आपराधिक प्रवृत्ति के वर्तमान नेता जो राजनीतिक नेता है, उदारवादी नेता है, निष्ठावान नेता हैं, उनके पास कोई समस्या जाए तो वो प्रक्रिया के साथ जाते थे, तो यहाँ भी लेट लपित होता था। पर अपराधी प्रवृत्ति का फैसला अपने ही दलान पर लोग कर देते थे। दलान, आपने बहुत लोगों का नाम सुना होगा। दलान का मतलब समझते हैं? घर के बाहर एक होता है बैठका, उसको दलान बोला जाता। तो अपराधी छोटे छोटे मामले होते थे गाँव के लोगों के, तो ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग, दबंग लोग अपने दलान में भी सब फैसला करते। किसी भी न्यायिक व्यवस्था की बात नहीं होती थी, किसी भी राजनीतिक प्रवृत्ति की बात, प्रक्रिया की बात, प्रशासनिक प्रक्रिया की बात नहीं होती थी। तो अनायास आप देखिएगा इन लोगों का समर्थन आज़ादी के बाद अपराधी प्रवृत्तियों के लोगों को मिलने लगा। इसका फॉलोअर जो लोग थे लाखों करोड़ों में होने लगे। तो जब राजनीति में जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होने लगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण होने लगा, विकेंद्रीकरण मतलब एक केंद्र में एक पार्टी का जो शासन हुआ करता था वो बदलकर राज्यों के भागीदारियाँ था, गठबंधन की सरकार बनने लगी। इसी के दौरान 1960-70 में अपराधी लोगों की डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि जब हम गठबंधन की सरकार करते तो मजबूत प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। तो जनता किसके पास थी? इसी लोगों के पास, अपराधी प्रवृत्ति। इसलिए देखते होंगे ना, लाखों हजारों की भीड़ में उनके काफिले में लोग जाते थे, अभी भी जाते हैं। जब हम अतीक अहमद, विकास दुबे या और भी बिहार के और कुछ नेता हैं, उनकी हम नाम लें तो इसके फॉलोइंग आपको समझ में आ रही होगी। अपराधी जो प्रवृत्ति के लोग हैं कैसे बढ़ते। तो यही मांग था कि यही धारणा वर्तमान तक है। जब भी पार्टियां, और ये सब क्या होती है, इनके 100 जितने की स्ट्राइक रेट अधिक होती है, जनता को लगता है हम क्या प्रक्रिया में फंसेंगे, हज़ार रुपया का अगर हमको आउटपुट लेना है तो 10,000 खर्चा करना होता है, लंबी प्रक्रिया होती है। 30 साल में आपको बहुत से केस स्टडी मैंने आप लोगों को दिया है कि 36 साल में एक बिहार में क्या होता है, चार्जशीट दाखिल होता है न्यायालय में। तो सोच के देखिए इस प्रकार की प्रवृत्ति में क्या लोग इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए जब ये लोग जनता में चुनाव के दौरान भाग लिए, उन्होंने जीत दर्ज की और लगातार जीत दर्ज की, लगातार। तो इस प्रकार जो राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी XYZ, उन्होंने इसको सीट देना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इससे सीट कंफर्म हो जाती थी, वहाँ जीत दर्ज हो जाती थी। तो इस तरीके से राजनीति का अपराधीकरण लगातार हुआ और वर्तमान तक भी जारी रहेगा, जब तक हम इस भ्रम को नहीं तोड़ेंगे। हम जब तक प्रशासनिक प्रक्रिया को सही नहीं करेंगे, राजनीतिक प्रक्रिया को नहीं सही करेंगे और न्यायिक प्रक्रिया को हम सही नहीं करेंगे, अर्थात तीव्र नहीं करेंगे, तब तक हम झुनझुना इसका हम बजाते रहेंगे कि बंद होगा राजनीति में अपराधीकरण। आप जब तक इस प्रक्रिया को तेज नहीं कीजिएगा, न्याय जैसे ही किसी जनता को प्रॉब्लम क्रिएट हो उसका समाधान आप त्वरित प्रवृत्ति से न करेंगे, अर्थात जब वो अपराधियों के पास जाए, अपराधी नेताओं के पास जाए, उससे पहले आप इसकी न्यायिक व्यवस्था या उस समस्या का समाधान नहीं ढूंढने की प्रवृत्ति लाइएगा, आपको राजनीति में अपराधीकरण होता दिखता रहेगा। आज के बाद पूछा जाए तो आप ऐसे ही जवाब दीजिएगा। बातें यहाँ की गई है वही सब बातें होंगी, आंकड़े कुछ दिए गए जिसको देख लेना है, ठीक है ना।
कुछ अतिरिक्त बातें लिखी गई है। जब हम एडीआर रिपोर्ट की बात करते हैं, एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो संस्था एनजीओ है, उसकी रिपोर्ट पर तो चुनाव दर चुनाव उसने आपराधिक आंकड़ों, गंभीर आपराधिक मामले के आंकड़े दिए, जिसमें हम बात करें कि 2009 के लोकसभा चुनाव में ऐसे सांसदों 30% थे, 2014 में बढ़ के 34% और 2019 में 43% और 2024 में 46%। तो इसलिए क्यों बढ़ा? 2009 में हम बात करें कितना प्रतिशत अपराधी प्रवृत्ति 30% था। अगर हम 2014 की बात करें तो कितना है आपको 34%, 2019 में आपको 43% और 2024 में आपको 46%। क्यों बढ़ रहा है? हम किस प्रकार का सुशासन की बात करते हैं, सबका भागीदारी की बात करते हैं, पर जनता के द्वारा ही चुन के भेजा जा रहा है ना। पार्टी खड़ी करती है तो जनता इसका विरोध कर दे, नहीं दे वोट, दूसरे को जिता दे, पर कैसे जिताएगी? क्योंकि उसे त्वरित न्याय प्राप्त करना के एक एजेंसी के तौर पर, एक व्यापक तंत्र के तौर पर उसे देखता है लोग, जनता उसे देखती है कि हमारा जल्दी समाधान हो जाएगा। तो रिपोर्ट आपको आते रहेंगे, ये आने वाले समय में और भी प्रवृत्ति बढ़ेगी। जब हम 5 साल 29 में जाएंगे ये और आएगा, 2000 हम 5 साल और जोड़ ले 2034 में जाए तो और भी आएगा। जब तक हम इस प्रावधान को नहीं लाएंगे, जो मैंने बताया कि हम राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर हम विधायी न्यायिक और प्रशासनिक स्तर पर त्वरित न्यायिक कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे। तो इस चीज़ को समझिएगा। एडीआर रिपोर्ट कहता है कि 2553 में से 46% जो प्रत्याशी हैं क्या है, विजयी प्रत्याशी आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें से 31% 170 पर दुष्कर्म के, हत्या के, अपहरण के मामले हैं, गंभीर आपराधिक है। जबकि चुनाव आयोग क्या कहता है? चुनाव आयोग और उसके डिटेल मांगता है। डिटेल क्या सभी जनता के पास पहुँचे हुए फिर भी उनको वोट मिलता है? कारण जो मैंने बताया वही कारण आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त कोई कारण नहीं। अगर है कोई कारण कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्यों राजनीति में अपराधियों की भागीदारी बढ़ रही है। जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया उसके अतिरिक्त कोई और कॉन्सेप्ट है तो मुझे बताइएगा, ठीक है ना। कि इस चीज़ को, इस सारे आंकड़े को देख लीजिएगा। आंकड़े आपको दिए गए, आंकड़ों के बारे में आप स्वयं से थोड़ा सा मैपिंग कर लीजिएगा। उससे पहले मैंने एडीआर पर भी आप लोग कई दफ़ा रिपोर्ट दिया है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।